नमस्कार दोस्तों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के पेपर 2 की यूनिट 4 भारत के राजनीतिक विचारक कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने कौटिल्य जी को जाना, जवाहरलाल नेहरू जी को जाना, महात्मा गांधी जी को जाना और आज की हमारी क्लास का विषय है राम मनोहर लोहिया जी और उनके राजनीतिक विचारक। चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरुआत में हम जान लेते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया जी हैं उनकी कुछ प्रारंभिक जानकारी जान लेते हैं, कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो उनका जन्म 23 मार्च 1910 का हुआ अकबरपुर, उसमें जो यूनाइटेड प्रोविंस था, आगरा के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में। और उनकी मृत्यु होती है 12 अक्टूबर 1967 में, 57 वर्ष की आयु में। कम आयु में पूरी आयु पूरी नहीं कर पाए राम मनोहर लोहिया जी और उनकी मृत्यु हुई। अब आगे बढ़ते हैं तो उनकी एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो उनकी जो एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन हुई वो कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से उन्होंने बीए ऑनर्स किया। उसके बाद हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन, जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की। आगे डिस्कस करेंगे। उनकी पॉलिटिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये सभी उनके जीवन काल में राजनीतिक पार्टियां रहीं। आंदोलन तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसका उन्होंने नेतृत्व किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका नेतृत्व रहा और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भरपूर नेतृत्व किया देश का। उनकी एजुकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं तो हम देखते हैं कि 1929 में वो विद्यासागर कॉलेज जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता था, वहां से उन्होंने बीए ऑनर्स लिया। 1932 में वो बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय, जर्मनी में उन्होंने बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से नमक का अर्थशास्त्र, इस विषय पर, नमक का अर्थशास्त्र विषय पर थीसिस लिखी और इसी से संबंधित उनको पीएचडी ऑनर्स प्राप्त हुआ और पीएचडी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। उनके शोध का विषय हम ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ सॉल्ट, नमक का अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोहिया जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, उसके संस्थापक में सदस्यों में से एक थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी, एआईसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसकी सर्वोच्च निकाय, उसका जो सर्वोच्च निकाय था विदेश समिति, विदेश विभाग, उसका उनको सचिव चुना गया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राम मनोहर लोहिया जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सर्वोच्च निकाय थी विदेश विभाग, उसका सचिव नियुक्त किया गया। अभी हमने डिस्कस किया कि जवाहरलाल नेहरू जी और राम मनोहर लोहिया जी के संबंध किस प्रकार हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही उनको एआईसीसी की अंतर्गत विदेश विभाग का सचिव नियुक्त किया। अब आगे बढ़ते हैं तो 1937 में जो पीएचडी करने के बाद जर्मनी से भारत वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भारतीय सेना के पार्टिसिपेशन का विरोध किया। उसके कारण क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करने के कारण उनको 2 साल की जेल, 2 साल की कैद हो गई। लेकिन हम क्या देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा 1941 में गांधी जी ने विरोध किया कि आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और उन गांधी जी के विरोध करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनको रिहा कर दिया जाता है। 1942 में हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने के क्रम में उन्होंने कांग्रेस रेडियो नाम से एक गुप्त रेडियो की स्थापना की और क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गुप्त तरीके से। कांग्रेस रेडियो की स्थापना की जो कि एक गुप्त रेडियो था। 1946 के दौरान उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन का भी नेतृत्व किया, उसमें पार्टिसिपेशन किया 1946। आगे बढ़ते हैं। शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको सचिव के तौर पर नियुक्त किया। हमने देखते हैं अब क्या है, आजादी के बाद मतभेद बढ़ते गए। मतभेद इतने बड़े कि वो कांग्रेस की खिलाफती करने लगे, और इसी क्रम में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। 1962 में आम चुनाव हुए, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ फूलपुर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए। 1965 में उन्होंने जो सोशलिस्ट पार्टी थी लोहिया वाली, उसको संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के में उनको रैंक दिया गया। 1967 में क्या होता है कि लोहिया जी ने जो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई, उसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। जब राम मनोहर लोहिया जी लोकसभा चुन के गए, तो लोकसभा के अंदर जो उन्होंने बहस की, काफी महत्वपूर्ण बहस,
3 आना बनाम 15 आना लोकसभा में की गई उनकी बहुत महत्वपूर्ण बहस थी ये 3 आना। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं देश में शुरुआती दौर में आना प्रणाली चलती थी। दशमलव प्रणाली का शुरुआत दशमलव, हम सभी जानते हैं कि देश में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957, देश में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957 को शुरू हुई। लेकिन उससे पहले देश में दशमलव प्रणाली नहीं थी, आना वगैरह चलते थे, 4 आना, 8 आना, 16 आने। तो उस समय क्या था कि 3 आना बनाम 15 आना उनके द्वारा एक डिबेट लोकसभा के अंदर काफी चर्चा का विषय बनी। क्या विषय वस्तु थी इस वाद विवाद की लोकसभा के अंतर्गत? तो राममनोहर लोहिया जी कहते हैं कि 3 आना देश की 18 करोड़, उस समय जनसंख्या कम थी, 18 करोड़ आबादी 3 आने पर जिंदगी काट रही है। 3 आने, 18 करोड़ आबादी 3 आने पर जिंदगी काट रही है। और उन्होंने कहा वहीं दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कुत्ते पर प्रतिदिन 3 आने खर्च किया जाता है और प्रधानमंत्री का स्वयं खर्चा प्रतिदिन का 25,000 है। इस खर्चे की अनियमितता, सरकारी खर्चे और जनता जो अपने ऊपर खर्च कर पा रही है उसकी आलोचना स्वरूप जो वाद विवाद रहा, बड़ा फेमस रहा, 3 आना बनाम 15 आना। इसी क्रम में उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, उन्होंने हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए अंग्रेजी, चूंकि वो मानते थे कि अंग्रेजी विदेशी दासता की निशानी है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी अभी भी बरकरार है। तो उनके द्वारा अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया गया। और इसी संबंध में अगर उनका हम कथन देखें, जो उन्होंने कहा, जो उनके द्वारा कथन कहा गया उस समय अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के दौरान, कि यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाए जाएंगे जो कि करोड़ों आबादी समझ ना सकें, मतलब ऐसी भाषा जिसको हमारे करोड़ों बहुसंख्यक आबादी समझ ही नहीं पा रही है, तो यह केवल एक प्रकार का जादू टोना होगा। राम मनोहर लोहिया जी कह रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये, और वर्तमान से जोड़कर देखिए कि अगर सार्वजनिक काम, प्रशासनिक काम और सरकारी काम ऐसी भाषा में चलाए जाएंगे जो कि देश की बहुसंख्यक आबादी समझ ही नहीं सकती, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती उस भाषा में, तो वो एक जादू टोना है, धोखेबाजी है देश के साथ, देश के लोगों के साथ। इसी संबंध में उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को चलाया। और आज भी हम देखते हैं कि प्रशासन की भाषा अंग्रेजी है, कई महत्वपूर्ण कार्य अंग्रेजी भाषा में ही किए जाते हैं। कारण अलग अलग हैं, विवाद के बिंदु हैं, क्यों अंग्रेजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, कारण अलग अलग हैं। लेकिन अगर राम मनोहर लोहिया जी के दृष्टिकोण से देखें तो अंग्रेजी लोगों के साथ धोखा है, जादू टोना है, क्योंकि अंग्रेजी बहुसंख्यक आबादी की प्रारंभिक भाषा, द्वितीयक भाषा भी नहीं है, लोग समझ नहीं सकते अंग्रेजी भाषा में। आगे बढ़ते हैं तो इनके द्वारा जो लेखन कार्य किए गए, विचार प्रस्तुत किए गए, विचारगत काम किए गए, लेखन का कार्य किया गया, उनको देखते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड माइंड उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पार्टी उनके द्वारा दिए गए, इक्विडिस्टेंट थ्योरी, ये राममनोहर जी के द्वारा दी गई इक्विडिस्टेंशियल थ्योरी। इसके अंतर्गत क्या बताते हैं, इसके अंदर बताते हैं राममनोहर लोहिया जी कि बराबर डिस्टेंस रखी जाए, विचारों के विचारगत बराबर दूरी होनी चाहिए पूंजीवाद और समाजवाद के बीच, पूंजीवाद और समाजवाद। लोहिया जी ने बताया कि इन दोनों के बीच में पर्याप्त दूरी रखी जानी चाहिए, बराबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो पूर्णतः समाजवादी अथवा मार्क्सवादी होने का भी आलोचना करते हैं और इस व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था की भी आलोचना करते हैं। व्हील ऑफ हिस्ट्री उनके द्वारा फेमस विचार प्रस्तुत किया गया, व्हील ऑफ हिस्ट्री, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया, चाइना एंड नॉर्थन फ्रंटियर, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश को उस समय नॉर्थन फ्रंटियर कहा जाता था। तो उस संबंध में, चाइना के संबंध में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, विदेश नीति से संबंध में। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इस पुस्तक में हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार मार्क्स और महात्मा गांधी जी के बीच समन्वय स्थापित किया। द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के ऊपर उन्होंने विचार प्रस्तुत किए। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, फंडामेंटल ऑफ होल वर्ल्ड माइंड और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, मतलब भारत के विभाजन के दोषी पुरुष। इंग्लिश में आप देखेंगे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे।
अब आते हैं जो मूल, हमने राम मनोहर लोहिया जी की प्रारंभिक जानकारी जानी, बेसिक जानकारी जानी, उनके बेसिक विचारों को जाना। अब आते हैं तो उनके विचारों में सबसे पहले क्या आता है, तो वो 5 प्रकार की असमानताएं जिक्र करते हैं लोहिया जी। 5 प्रकार की असमानताएं देश के अंदर कौन कौन सी हैं? स्त्री पुरुष के बीच असमानता, लैंगिक असमानता, दूसरी त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, इसको नस्लीय कहेंगे, नस्लीय असमानता, नस्ल के आधार पर, कास्ट क्रीड के आधार पर, कास्ट नहीं क्रीड के आधार पर। तीसरी जाति आधारित असमानता, कास्ट बेस्ड, जाति आधारित असमानता। कुछ देशों के द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन। पांचवी असमानता बताएगी आर्थिक असमानता। ये 5 प्रकार की असमानता है लोहिया जी जिक्र करते हैं, जो कि उनके विचारों का आधार बनी कालांतर में। अब हम थोड़ा सा इन विचारों से आगे बढ़ते हुए इनको ध्यान रखिएगा। 5 प्रकार की असमानताएं, ये 5 प्रकार की असमानताएं किस प्रकार लोहिया जी की 7 क्रांतियों की अवधारणा का स्रोत बनी, आधारभूत फंडामेंटल बनी, आधारभूत स्तंभ बनी। ये 5 प्रकार की असमानताएं हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए लोहिया जी के द्वारा सार्वजनिक मंचों पर, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तब हम उनके विचारों को, उनकी फिलॉसफी को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो वो क्या कहते हैं? अमीरी गरीबी आर्थिक असमानता की खाई से सामाजिक अन्याय पैदा होता है। लोहिया जी क्या कहते हैं? अमीरी गरीबी की आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच जो आर्थिक असमानता है उससे सामाजिक अन्याय पैदा होता है। सामाजिक अन्याय पैदा हो रहा है बोले तो कि अगर अमीर होते जाएंगे, अगर अमीर होते जाएंगे तो गरीब का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो गरीब होता जाएगा। और जब एक मनुष्य गरीब होता है, चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक सोशल एनिमल है, चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सोशल एनिमल। अब अगर मनुष्य गरीब होता जाएगा तो उसमें जो सोशल सामाजिकता का ह्रास होगा और उसमें पशु प्रवृत्ति, एनिमल प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होगी। यही हम देखें सामाजिक अन्याय को पैदा करेगा, क्योंकि ये जब इंसान गरीब होगा, जानवर प्रवृत्ति की उसमें बढ़ोतरी होगी, सामाजिकता का ह्रास होगा, तो वो देश के लिए, सभी के लिए खतरा है, सामाजिक अन्याय बढ़ेगा। इसे ही सामाजिक व्यवस्था असंतुलित होती है। आर्थिक अन्याय खत्म होते ही सामाजिक समानता के द्वार खुलेंगे। लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि जब आर्थिक अन्याय खत्म होगा, लोहिया जी कह रहे हैं कि जब आर्थिक अन्याय खत्म होगा तो सामाजिक समानता के द्वार खुलेंगे, सामाजिक समानता अपने आप स्थापित होगी। और एक और स्टेटमेंट उनका, लोगों को आलोचना करते हुए कह रहे हैं, वर्तमान के जो प्रणाली चल रही थी, शासन प्रणाली, वे कहते हैं कि लोग वे सभी सोचते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था द्वारा गरीबी की समाप्ति से भी वियोजन स्वतः ही लुप्त हो जाएंगे। बड़ी गलती करते हैं आधुनिक, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के कारण गरीबी समाप्त हो जाएगी, गरीबी समाप्त हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया जो 5 प्रकार की असमानता हमने डिस्कस की कि जाति आधारित असमानता, स्त्री पुरुष के बीच असमानता, और ये त्वचा के रंग के ऊपर असमानता। तो लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था द्वारा गरीबी की समाप्ति से ही ये वियोजन जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो वियोजन तो स्वतः लुप्त हो जाएंगे, बेवकूफी करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिका को उदाहरण लें और उनके विचारों को जोड़कर देखें तो अमेरिका हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से अति सबसे उत्तम, सबसे एकदम एडवांस स्टेज में है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सबसे एडवांस स्टेज में। और क्या कह रहे हैं लोहिया जी कि अगर आधुनिक अर्थव्यवस्था द्वारा गरीबी की समाप्ति हो जाएगी, गरीबी समाप्त कर ली है, लेकिन क्या आलोचना कर रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि जब गरीबी समाप्त हो जाएगी आधुनिक अर्थव्यवस्था के कारण, तो जो बाकी की असमानता हैं
जैसे कि जाति आधारित, त्वचा आधारित, स्त्री आधारित, वो खत्म हो जाएंगे। तो बेवकूफी करते हैं। हम देखते हैं अमेरिका में भी आज भी नस्ली भेदभाव आज भी दिखाई देता है। नस्ली भेदभाव की घटनाएं होती हैं। मास शूटिंग की घटनाएं अमेरिका में, जो कि आर्थिक रूप से इतना संपन्न है, आधुनिक उनकी अर्थव्यवस्था एकदम एडवांस स्टेज में है, फिर भी मास शूटिंग, नस्ली भेदभाव की समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती हैं? इसी का जिक्र करते हैं लोहिया जी आज से 70 साल पहले, कि केवल आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना से समस्याएं दूर नहीं की जा सकती। एक और विचार जानते हैं उनका, कि केवल जाति वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन से ही, केवल जाति वर्ण व्यवस्था के उन्मूलन से ही सामाजिक समानता स्थापना के लिए जरूरी नहीं। मतलब केवल अगर हम जाति वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन कर लें तो ये गारंटी नहीं है कि सामाजिक समानता स्थापित हो जाएगी। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए खेती और भूमि का पुनर्वितरण करना होगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण करना होगा और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़कर देखें तो हम पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास तो जरूरी है, अर्थव्यवस्था का विकास जरूरी है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अर्थव्यवस्था का विकास करके ही हम सामाजिक असमानता को दूर कर पाएंगे, जातिवाद, लैंगिक असमानता, नस्ली असमानता को दूर कर पाएंगे, नस्ली भेदभाव को दूर कर पाएंगे। और जब दूसरे पॉइंट को इससे जोड़कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, वो कहते हैं कि अगर हम कानून में तो जाति वर्ण व्यवस्था दोनों का खात्मा किया जा चुका है कानून के अंतर्गत, लेकिन लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि केवल कानून के द्वारा जाति वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का खात्मा कर देने से देश समानता स्थापित नहीं होगी। समानता स्थापना करने के लिए खेती और भूमि का पुनर्वितरण करना होगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण करना होगा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना होगा, क्योंकि यहीं से तो असमानता पनपती है, यही तो असमानता की जननी है। जमीन, धन संपदा, संसाधन, उन पर कुछ लोगों का आधिपत्य रहेगा, कुछ लोगों का उन पर कब्जा रहेगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, आर्थिक रूप से केंद्रीकृत होगी संस्थाएं, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तो असमानता तो अपने आप और पैदा होती रहेगी। चाहे गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन सामाजिक समस्याएं जैसे कि जातिवाद, लैंगिक असमानता और नस्ली भेदभाव खत्म नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, डिटेल में हमने जाना तीनों विचार क्या क्या स्टेटमेंट्स दी, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, सामाजिक अन्याय को खत्म करने के संबंध में, आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के बावजूद समस्याएं बरकरार रहेंगी उस संबंध में, और जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का कानूनी उन्मूलन कर भी दें तब भी सामाजिक असमानता क्यों स्थापित नहीं होगी, क्योंकि जब तक खेती और भूमि का पुनर्वितरण नहीं किया जाएगा, जो उत्पादन के साधन हैं जैसे कि जमीन, उद्योग इत्यादि, इनका जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, समानीकरण नहीं किया जाएगा, इनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक असमानता स्थापित नहीं की जा सकती। अब आगे बढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, आर्थिक गैर बराबरी और जाति पाति, ये जाति गलत लग गया है, जाति व्यवस्था, जाति पाति, आर्थिक गैर बराबरी और जाति व्यवस्था जुड़वा राक्षस है। अभी पहले स्टेटमेंट में हमने देखा कि किस प्रकार आर्थिक गैर बराबरी समस्याओं को पैदा कर रही है, किस प्रकार से आर्थिक गैर बराबरी समस्याओं को पैदा कर रही है। और एक तरफ है जाति व्यवस्था, जाति कहें, वर्ण व्यवस्था कहें, तो दोनों के दोनों जुड़वा राक्षस हैं, लोहिया जी कह रहे हैं। दोनों के दोनों में पूरकता का संबंध है, जाति व्यवस्था और आर्थिक गैर बराबरी के बीच पूरकता का संबंध है, दोनों एक दूसरे को पैदा कर रहे हैं। गरीबी और सामाजिक विभाजन आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की दुर्बलताओं पर फूल रहे हैं। गैर बराबरी गरीबी, आर्थिक गैर बराबरी बोले तो गरीबी, आर्थिक गैर बराबरी बोले तो गरीबी, और सामाजिक विभाजन बोले तो जाति व्यवस्था, सामाजिक विभाजन,
सामाजिक विभाजन में हम धर्म आधारित विभाजन को भी इंक्लूड करेंगे। ये दोनों गरीबी, सामाजिक विभाजन एक दूसरे की दुर्बलताओं पर फल फूल रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। लोहिया जी क्या कहते हैं, गरीबी पर सभी युद्ध तब तक शर्मनाक हैं, व्यर्थ हैं, जब तक इन दोनों विभाजनों का एक साथ और बहनी युद्ध नहीं किया जाता। दोनों विभाजन बोले तो कि आर्थिक गैर बराबरी और जाति व्यवस्था, सामाजिक विभाजन और गरीबी। सामाजिक विभाजन और गरीबी, जब तक दोनों पर बराबर तरीके से हमला नहीं किया जाएगा, इन दोनों के खिलाफ युद्ध नहीं किया जाएगा। युद्ध भी कौन सा, बहनी है, जो बहन किया जा सके, सहन किया जा सके समाज के द्वारा, तब तक गरीबी पर सभी युद्ध बेकार है। हम कितने ही गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाते रहें, जब तक ये सब काम नहीं किए जाएंगे तब तक गरीबी का निवारण नहीं हो सकता। हमने गरीबी, समानता, स्वतंत्रता पर लोहिया जी के विचारों को जाना। अब जानते हैं धर्म राजनीति पर क्या विचार है। तो लोहिया जी क्या कहते हैं, लोहिया जी ने फंडामेंटली, मूलभूत रूप से धर्म और राजनीति को आपस में बताते हैं कि बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। धर्म और राजनीति की जड़ें एक ही हैं। लोहिया जी बता रहे हैं कि धर्म और राजनीति की जड़ें आपस में बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, दोनों की जड़ें एक ही हैं। क्या कहते हैं लोहिया जी, धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है। धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है। यहां धर्म का मकसद हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, इनसे नहीं है। धर्म जो व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, जो व्यक्ति का धर्म है, जैसे कि एक पुलिस वाले का धर्म है रक्षा करना, कानून का पालन करवाना। एक टीचर का धर्म है बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना, उनके जीवन का उत्थान सुनिश्चित करना, नैतिकता को बढ़ावा देना, उस धर्म। तो लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म। धर्म को कल्याण और अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए। लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि धर्म को कल्याण और अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए। अगर धर्म कल्याण और अच्छाई को बढ़ावा नहीं दे रहा है, अगर धर्म असमानता और अच्छाई की जगह बुराई को बढ़ावा दे रहा है, तो राष्ट्र को, देश को उसका उन्मूलन करना चाहिए, इन बुराइयों का उन्मूलन कर देना चाहिए। राजनीति का मकसद भी बताते हैं लोहिया जी। राजनीति का मकसद बताते हुए बताते हैं कि राजनीति का मकसद बुराई से लड़ाई है। राजनीति का मकसद आपस में लड़ाई नहीं है। वर्तमान में देखते हैं हम कि कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, कुछ लोग वैचारिक प्रतिद्वंद्विता, हम देखते हैं कि राजनीति में वैचारिक प्रतिद्वंद्विता होती है। जबकि कुछ लोग उसको क्या मान लेते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बोलते तो व्यक्तिगत स्तर पर दुश्मनी। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिकल बिंदु हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं न्यूट्रल तरीके से। तो राजनीति का मकसद केवल बुराई से लड़ाई है, आपस में लड़ाई नहीं है। राजनीतिज्ञों को, राजनेताओं को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जब राजनीति का मूल मकसद केवल निंदा रह जाए, केवल दूसरी पार्टी की निंदा ही करनी है, लोहिया जी क्या कहते हैं कि केवल जो सत्ता में पार्टी है, केवल उसकी ही आलोचना की जा रही है अगर राजनीति, तो ये राजनीति नहीं है, ये कलह प्रिय है, ये गलत राजनीति है। और इसके साथ ये भी क्या कहते हैं कि बुराई से लड़ाई है राजनीति। मतलब जो सत्तासीन सरकार है, उसका मकसद बुराई से लड़ना है, उसकी दुश्मनी बुराई से होनी चाहिए, ना कि अपनी प्रतिद्वंदी विपक्षी पार्टी से। राजनीति के उच्चतम नैतिक आदर्शों को, लोहिया जी राजनीति के उच्चतम नैतिक आदर्शों की स्थापना करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि उनके द्वारा विपक्ष में जो भूमिका निभाई गई, वो आज भी विपक्षी दलों का, जो विपक्ष में दल होंगे, उनका मार्गदर्शन कर रही है कि किस प्रकार एक आदर्श विपक्षी को होना चाहिए, ताकि एक सरकार और विपक्ष के बीच पूरकता का संबंध स्थापित हो सके। धर्म और राजनीति के बीच जुड़ाव के बारे में वो कहते हैं। अभी हमने धर्म के बारे में उनके विचार जाने कि किस प्रकार वो धर्म का मकसद बताते हैं। धर्म का मकसद अच्छाई को फैलाना है। राजनीति के ऊपर विचार जाने कि किस प्रकार वो बताते हैं कि राजनीति का मूल मकसद केवल बुराई से लड़ाई है। अब जब धर्म और राजनीति, बोलते हैं कि जब धर्म और राजनीति जुड़ जाती हैं तो सांप्रदायिक धर्मांधता पैदा होती है। वर्तमान संदर्भ में आए ये, अब धर्म सांप्रदायिकता की बात हो रही है। ये हिंदू मुस्लिम धर्म,
तो वो क्या कहते हैं, जब धर्म राजनीति से जुड़ जाए तो सांप्रदायिक धर्मांधता को बढ़ावा देता है। सांप्रदायिक धर्मांधता बोले तो धर्म के नाम पर अंधे हो जाना कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और सामने वाले का धर्म कोई मतलब नहीं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता का समर्थन करते हैं, ताकि जो सांप्रदायिकता फैल रही है, जो सांप्रदायिक कट्टरता है, उसको कम किया जा सके। किसके द्वारा? पंथ निरपेक्षता के द्वारा। पंथ निरपेक्षता बोले तो कि सभी धर्म, राज्य को धर्मों से कोई मतलब नहीं रहेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं रहेगा, किंतु अगर कोई धर्म में कमी है तो उसको भी दूर कर दिया जाएगा। धर्म और राजनीति, लोहिया जी कहते हैं धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, लेकिन एक दूसरे के जो कार्य क्षेत्र हैं उनका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बोले तो कि धर्म और राजनीति के बीच पूरकता का संबंध होना चाहिए। मतलब जो काम राजनीति नहीं कर पा रही है, जैसे कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, हर काम सरकार नहीं कर सकती, भ्रष्टाचार को कम करना, तो उसमें धर्म आगे आए, गरीबों के हित में धर्म आगे आए। कुछ काम राजनीति जो काम नहीं कर पा रही है वो धर्म करें, मतलब पूरकता का संबंध होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों धर्म और राजनीति के बीच में पूरकता का संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोहिया जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म राजनीति का अतिक्रमण कर ले, मतलब जो राजनीति का कार्य क्षेत्र है उस पर भी अतिक्रमण कर ले, या राजनीति धर्म का अतिक्रमण कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनेताओं को धर्म से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए और धार्मिक लोगों को राजनीति से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस बात का समर्थन करते हैं लोहिया जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब राजनीति पर विचार जानते हैं लोहिया जी के। अभी हमने जाना धर्म, राजनीति, और जो राजनीति और धर्म का जो गठजोड़ है उस पे उन्होंने क्या विचार दिए। अब राजनीति पे मौलिक विचार जानते हैं। मौलिक विचार कैसे जानेंगे? उनका ये एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति को रोजी रोटी की समस्या से अलग रखो, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति को रोजी रोटी की समस्या से अलग रखो, यह कहना उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। लोहिया जी कह रहे हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उनका। वो कह रहे हैं कि उनकी अज्ञानता का प्रतीक है या बेईमानी है। राजनीति का मकसद ही लोगों का हित है, रोजी रोटी। ऐसी राजनीति को लोहिया जी, ऐसी राजनीति को भ्रष्ट, पापी और नीच राजनीति कहते हैं, जो आम लोगों को रोटी, बेसिक फंडामेंटल जरूरतें उनकी पूरी न करवा पाए। लोहिया जी कह रहे हैं राजनीति का अर्थ, प्रमुख उद्देश्य लोगों को पेट भरना है। जिस राजनीति से लोगों को रोटी नहीं मिलती, उनका पेट नहीं भरता, वह राजनीति भ्रष्ट, पाप और नीच की राजनीति है। लोहिया जी कहते हैं कि राजनीति ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके, क्योंकि राजनीति भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। राजनीति कौन करते हैं? हमारे समाज, देश के लोग ही तो करते हैं। कोई विदेशी लोगों के लिए ऊपर राज करने के लिए राजनीति थोड़ी की जा रही है। जो राजनीति लोगों के मूलभूत बेसिक फंडामेंटल नीड्स को पूरी ना कर पाए, वो राजनीति नहीं, पाप है, भ्रष्ट है, नीचता है। अब आते हैं लोहिया जी के समाजवादी विचारों पर। जो उन्होंने समाजवादी विचार प्रस्तुत किए, जो उनकी विचारधारा रही समाजवाद के ऊपर, उस चीज को हम जानते हैं। हमने महात्मा गांधी जी की क्लास में थोड़ा सा जान चुके हैं कि समाजवाद पूंजीवाद में क्या अंतर है, बेसिक, कि समाजवाद समाज को बढ़ावा देता है। समाज बोले तो कि देश की, समाज की बहुसंख्यक आबादी के मुद्दे ज्यादा मायने रखेंगे, ना कि पूंजीवादी वर्ग के, अमीर लोगों के। तो लोहिया जी का जो समाजवाद है, समाजवादी विचार है, उसमें क्या हुआ है कि कार्ल मार्क्स और गांधी जी के मध्य समन्वय स्थापित हुआ है। एक और है कार्ल मार्क्स और एक और है गांधी जी। गांधी जी क्या कह रहे हैं? सर्वोदय, सभी का समान प्रकार से उदय। और कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, वर्ग संघर्ष, ये मार्क्स के विचार हैं, कार्ल मार्क्स के। वर्ग संघर्ष होगा, वो कहते हैं वर्ग संघर्ष जरूरी है, होगा ही होगा। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद बोले तो पूंजीपति वर्ग का विनाश होगा। और गांधी जी क्या कहते हैं? सत्याग्रह, अहिंसा, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप,
लोहिया जी इन दोनों के बीच में बैलेंस है, दोनों के बीच समन्वय है लोहिया जी। अब समन्वय कैसे हैं ये हम देखते हैं। कार्ल मार्क्स के जो विचार रहे समाजवाद के विचार और गांधी जी के विचार रहे सर्वोदय, सत्याग्रह, अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप, इन दोनों के बीच किस प्रकार लोहिया जी ने समन्वय किया, तो उनके स्टेटमेंट देखते हैं। उनका स्टेटमेंट है कि ऊंचों के बारे में क्रोध, ऊंचे बोले तो पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति अमीर लोग, लोहिया जी कहते हैं कि ऊंचे के बारे में क्रोध समाजवाद नहीं है, और निम्न जो पुअर हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, मजदूर हैं, और निम्न के बारे में लगाव, ये भी समाजवाद नहीं है। मतलब पूंजीपति वर्ग से नफरत, ये भी समाजवाद नहीं है, और इससे मोहब्बत, केवल मोहब्बत, केवल लगाव, दोनों के दोनों समाजवाद नहीं है। अब समाजवाद क्या बताते हैं लोहिया जी कि शोषण के विरोध में क्रोध, कि जहां पर भी शोषण हो, जहां पर भी शोषण हो उसका प्रतिकार किया जाए, उसके प्रति क्रोध की भावना व्यक्त की जाए, और छोटों के प्रति करुणा, मतलब गरीबों के प्रति करुणा होना चाहिए, और शोषण, जहां भी शोषण हो उसके प्रति विरोध, क्रोध, इस चीज को असली समाजवाद कहते हैं लोहिया जी। समाजवाद की जो उनकी विचारधारा है, विचार है, उनको हमने जाना। अब गांधी से उन्होंने क्या विचार लिए, गांधी जी से किस प्रकार आकर्षित हुए, तो उनका सत्याग्रह, साधन साध्य संबंध में हमने देखा कि साधन की पवित्रता की बात करते हैं महात्मा गांधी जी, अर्थात जो हमारा साध्य है उसको प्राप्त करने की जो रास्ता है वो भी पवित्र होना चाहिए। छोटी मशीन आधारित प्रौद्योगिकी का भी समर्थन करते हैं महात्मा गांधी जी, उस विचार से भी लोहिया जी काफी प्रभावित हुए, और राजनीतिक विकेंद्रीकरण से प्रभावित हुए। 4 मूल पॉइंट हैं जिनसे महात्मा गांधी जी के जो विचार थे उनसे लोहिया जी प्रभावित हुए। मार्क्स के समाजवाद से भी प्रभावित हुए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी से किस प्रकार प्रभावित हुए, समाजवाद की उनकी सोच क्या है, हमने डिस्कस की। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, अब वो क्या कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है। अभी हमने देखा था कि गांधी जी ने कहा था कि अमीरों से घृणा नहीं करनी है, अमीर दुश्मन नहीं है, पूंजीपति वर्ग दुश्मन नहीं है, वो तो ट्रस्टी है। ये हमने गांधी जी की क्लास में हमने समझा कि किस प्रकार ट्रस्टी है। लोहिया जी कहते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं जो मार्क्स के ऊपर विचार रहेंगे कि जो समाजवाद क्या है। समाजवाद लोहिया जी कहते हैं कि समाजवाद गरीबी के समान बंटवारे का नाम नहीं है। चूंकि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिए उसमें क्या बोलेंगे इसको, एक वर्ग है बुर्जुआ वर्ग, जिसका उत्पादन के संसाधनों पर, उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उन पर नियंत्रण, जैसे कि अब अमीर वर्ग हुआ, पूंजीपति वर्ग हुआ, और एक और है सर्वहारा, जैसे कि किसान, मजदूर इत्यादि। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इन दोनों के बीच संघर्ष होना, वर्ग संघर्ष होना अति आवश्यक है, होके रहेगा, और सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की वकालत करते हैं कार्ल मार्क्स। यही लोहिया जी क्या कह रहे हैं, और क्या होगा, इसी क्रम में, संघर्ष के क्रम में बुर्जुआ वर्ग का नाश होगा, अर्थात अमीर लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा, अमीरों को गरीब बनाया जाएगा। अब लोहिया जी पर आते हैं। अब लोहिया जी के बिंदु को डिस्कस करें तो लोहिया जी का जो स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि समाजवाद गरीबी का समान बंटवारा का नाम नहीं। अगर अमीरों को गरीब बना रहे हैं तो ये समाजवाद नहीं है। अमीरों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया, अमीरों का विनाश कर रहे हैं, अपने ही पूंजीपति वर्ग का विनाश कर रहे हैं, तो ये समाजवाद नहीं है। गरीबी का समान वितरण, गरीबी के समान बंटवारे का नाम समाजवाद नहीं है, बल्कि समृद्धि के ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने का नाम है समाजवाद। मतलब गांधी जी का ट्रस्टीशिप, मतलब पूंजीपति वर्ग, जो पूंजीवादी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि जो उसका जो लाभांश होगा, सोशल डिविडेंड, इकोनॉमिक डिविडेंड होगा, उसका विस्तार कर सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर पाए और आर्थिक समृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर पाए और आर्थिक समृद्धि हो। लेकिन आर्थिक समृद्धि हो तो बिना समता के नहीं होनी चाहिए आर्थिक समृद्धि, क्योंकि बिना समता के आर्थिक समृद्धि संभव ही नहीं है। जब तक समता नहीं होगी,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा, तब तक समता कैसे स्थापित होगी? आर्थिक समृद्धि संभव ही नहीं है। कुछ वर्गों का ज्यादा विकास हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी। आर्थिक समृद्धि तभी संभव है जब समता को बढ़ावा दिया जाएगा। बिना समृद्धि के भी समता बेकार है। लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि बिना समता की समृद्धि आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक देश का बहुसंख्यक वर्ग, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गरीब है, तो हम देश को आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे कह सकते हैं? देश को आर्थिक रूप से असमृद्ध कहेंगे। और वहीं दूसरी वो ये भी कह रहे हैं कि समृद्धि समानता के बिना बेकार है। मतलब समानता नहीं है और समृद्धि होती जा रही है, तो ये तो गलत है। ये तो अमीर गरीब के बीच में सोशल डिवाइड को और ज्यादा बढ़ा रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार वो समानता को बढ़ावा दे रहे हैं, आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक समृद्धि जब किस प्रकार सुनिश्चित हो उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इसी संबंध में वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होते हैं। क्या कहते हैं कि कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, किन विचारों से वो प्रभावित हुए? तो इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या है, जो वर्ग संघर्ष है, बल प्रयोग की पद्धति है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद है, इस चीज का खंडन किया। देखा हमने अभी देखा कि आर्थिक समृद्धि के लिए किस प्रकार लोहिया जी पूंजीपति वर्ग की महत्ता को बता रहे हैं। और कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि वर्ग संघर्ष, बल प्रयोग की पद्धति, हिंसा होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इन सभी बिंदुओं की लोहिया जी खंडन करते हैं, आलोचना करते हैं और विरोध करते हैं। गांधी से प्रभावित कौन कौन से विचार थे हमने डिस्कस किए। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसी क्रम में लोहिया जी क्या कहते हैं कि मशीनें, सहकारी श्रम और ग्रामीण शासन, वे लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो पूंजीवादी शक्तियों के विरुद्ध काम करती हैं। अगर मशीनें, सरकारी श्रम और ग्रामीण शासन सरकार के नियंत्रण में रहकर काम करेंगे तो वो पूंजीवादी शक्तियों के विरुद्ध काम करेंगे। सोशल डिवाइड बढ़ नहीं पाएगा, इकोनॉमिक डिवाइड नहीं बढ़ेगा। रूढ़िवादी और केंद्रीकृत समाजवाद को मृत सिद्धांत अथवा मरणासन संगठन मानते थे। रूढ़िवादी और केंद्रीकृत समाजवाद कौन है? जो कार्ल मार्क्स का रिजिड समाजवाद है, उस चीज की आलोचना करते हैं कि रूढ़िवादी और केंद्रीकृत समाजवाद। इसके समाधान के रूप में निर्धारणवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं लोहिया जी। निर्धारणवाद का सिद्धांत भारतीय समाज, लोहिया जी बताते हैं कि निर्धारणवाद के सिद्धांत ही है जो भारतीय समाज के समाधान बताता है, जिसके तहत वर्ग विभेद, जाति समानीकरण का सामान्य नियम है निर्धारणवाद का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में जो उन्होंने एशियाई समाजवाद का सिद्धांत दिया लोहिया जी के द्वारा, अभी हमने उनके समाजवादी विचारों को जाना कि किस प्रकार उनके समाजवादी विचार कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जी के भी समन्वय के रूप में स्थापित हुए। अब हम देखते हैं उनका जो एशिया के संबंध में एशियाई समाजवाद दिया गया, एशियाई समाजवाद के ऊपर जो विचार दिए गए उनको हम डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब एशियाई समाजवाद की बात आती है तो 1952 में एशियाई सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना होती है। एशियाई सोशलिस्ट कांग्रेस 1952 में एशियाई सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना हो रही है और इसका पहला सम्मेलन 1953 में रंगून में हुआ। अब इस सम्मेलन में लोहिया जी भी गए, उनके द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए। तो उन्होंने कहा कि जो एशियाई समाजवाद है, एशियाई सामाजिक परिस्थितियां हैं, एशियाई सामाजिक या कहें सांस्कृतिक, राजनीतिक, सभी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो पश्चिमी परिस्थितियों से भिन्न है। फार डिफरेंट। पश्चिमी देशों की सामाजिक स्थितियों से भिन्न है। इसीलिए क्योंकि
हम ऐसे ही सामाजिक स्थिति में देखते हैं कि धार्मिक तत्वों की प्रधानता होती है, लोगों के बीच डिवाइड होता है, विविधता होती है। और भी उन्होंने तमाम विचार दिए कि ऐसे ही समाज में क्या देखते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है, अमीर लोग हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्था को ज़्यादा तरजीह देते हैं, कि वो कहते हैं कि हमको ज़्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्योंकि पूंजीपति वर्ग कम संख्या में होता है, इसलिए बहुसंख्यक वर्ग समाजवादी मूल्यों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी मूल्यों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी क्रम में ऐसे ही समाजवाद के सिद्धांत के रूप में लोहिया जी क्या कहते हैं कि प्रशासन का प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए। ऐसे ही समाजवाद के लिए विचार देना है कि प्रशासन का प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया जाना चाहिए, छोटी मशीनों और थोड़ी पूंजी लगाकर उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एशिया में हम देखते हैं, एशिया में किसी भी देश को देख लें, चाहे भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो हो गए दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशिया की बात हो गई। अब साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो म्यांमार देखें, चाहे सिंगापुर देख लें, चीन, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नेशंस हैं, जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। तो लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि चूंकि हमारे यहाँ की सामाजिक परिस्थितियां पश्चिमी देशों की सामाजिक परिस्थितियों से काफी भिन्न है, इसलिए हमको छोटी मशीनों, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार, बेरोजगारी मूल समस्या है हमारे देशों में, हमारे एशिया के देशों में, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो वो क्या कहते हैं कि लघु उद्योगों, छोटे उद्योगों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो सके, बेरोजगारी खात्मा हो, संपत्ति का समाजीकरण किया जाना चाहिए, कॉमन रिसोर्स सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए, आधिकारिक आर्थिक व राजनीतिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो राजनीतिक वर्ग है उसके विचार देश के बाकी लोगों से मिले ही ना, या उसमें और देश के बाकी के लोगों में एक राजनीतिक विचार, एक अलगाव की भावना हो, इस चीज की आलोचना करते हैं। उनके द्वारा जो एशियाई समाजवाद के विचार दिए गए कि प्रशासन का प्रजातांत्रिकरण किया जाना चाहिए, छोटी मशीन पर लघु उद्योगों, छोटी जो कम हैवी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए, संपत्ति का समाजीकरण किया जाना चाहिए, आधिकारिक और आर्थिक राजनीतिक समानता की स्थापना की जानी चाहिए। ये हमने एशियाई समाजवाद से संबंधित उनके विचारों को जाना। अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम जो नवीन समाजवाद है उनका, या नव समाजवाद है, इसको डिस्कस करते हैं। जो लोहिया जी का नवीन समाजवाद है या नव समाजवाद है, इसके विचार उन्होंने कब दिया? तो हम देखते हैं कि 1959 में हैदराबाद में वो घोषणा करते हैं और नव समाजवाद का प्रतिपादन करते हैं। इसके नव समाजवाद के 5 मूल उद्देश्य बताते हैं, आधारभूत उद्देश्य बताते हैं लोहिया जी। सबसे पहला उद्देश्य समानता, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा अहिंसा, चौथा विकेंद्रीकरण और समाजवाद। समाजवाद बोले तो समाजवादी मूल्यों को राजनीतिक मूल्यों के रूप में अपनाना, समाज को तरजीह देना, बहुसंख्यक वर्ग को तरजीह देना, गरीब लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना। समानता, प्रजातंत्र, अहिंसा, विकेंद्रीकरण और समाजवाद, ये 5 आधारभूत उद्देश्य उनके नव समाजवाद के उन्होंने अपने बताए, अपने नव समाजवाद के लोहिया जी के द्वारा बताए गए। अब आते हैं जो उनका नव समाजवाद है, तो उसके बुनियादी तत्व कौन कौन से हैं? जो उनका नव समाजवाद है, अब हम लोहिया जी के द्वारा जो नव समाजवाद का जो विचार प्रस्तुत किया गया, उसके हमने 5 आधारभूत उद्देश्य देखे। अब हम देखते हैं कि इसके बुनियादी तत्व कौन कौन से हैं जो उनके द्वारा नव समाजवाद का विचार प्रस्तुत किया गया। तो बुनियादी तत्व देखें तो पहला बुनियादी तत्व हमको उभर कर सामने आता है, और वो है कि आय व्यय के क्षेत्र में अधिकतम समानता के स्तर को पाना। आय व्यय के क्षेत्र में अधिकतम समानता के स्तर को पाना, राष्ट्रीयकरण पर बल देना। तीसरा बिंदु आता है वयस्क मताधिकार के आधार पर विश्व संसदीय प्रणाली की स्थापना करना। चौथा बिंदु आता है आम आदमी का सम्मान तथा अधिकार। 5वां बुनियादी तत्व व्यक्तिगत और सामूहिक नागरिक अवज्ञा की गांधीवादी तकनीक और निजी जीवन के अधिकार सहित लोकतांत्रिक स्वतंत्रता। ये उनके नव समाजवाद के 6 बुनियादी तत्व रहे।
आय व्यय के क्षेत्र में समानता, राष्ट्रीयकरण, वयस्क मताधिकार, आम आदमी का सम्मान होना चाहिए, व्यक्तिगत और सामूहिक मुद्दों के सॉल्यूशन के रूप में सामूहिकता के सामूहिक समस्याओं के समाधान के रूप में नागरिक अवज्ञा की गांधीवादी जो तकनीक है उसकी सम्मान किया जाना चाहिए, उसको अपनाया जाना चाहिए। और छठवां, निजी जीवन के अधिकार सहित लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को स्थापना करना। ये उनका नव समाजवाद का विचार रहा, ये उनका नवीन समाजवाद का विचार रहा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं कि जो विश्व संसद का उन्होंने विचार प्रस्तुत किया गया लोहिया जी के द्वारा, जो विश्व संसद का विचार, अभी हमने एशियाई समाजवाद, अभी हमने डिस्कस किया कि एशियाई समाजवाद के रूप पर, एशियाई समाजवाद के संबंध में लोहिया जी के द्वारा क्या विचार प्रस्तुत किए गए। अब हम देखते हैं कि विश्व संसद के ऊपर उनके क्या विचार रहे। उन्होंने एक कल्पना की कि एक विश्व संसद की स्थापना की जाएगी, जिसको विश्व सरकार का 5वां खंभा कहेंगे, 5वां स्तंभ कहा जाएगा। विश्व संसद का निर्माण को सुझाव दिया और भारत पाकिस्तान के मध्य एक परिसंघात्मक शासन का निर्माण किया। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी मृत्यु से पहले ही इनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। बांग्लादेश का विभाजन बाद में हुआ, बांग्लादेश का विभाजन 1971 में हुआ। तो हम देखते हैं कि उस समय ये भारत पाकिस्तान के मध्य एक परिसंघात्मक शासन का निर्माण करने का समर्थन करते हैं। अब परिसंघात्मक शासन क्या होगा? परिसंघातन बोले तो यूरोपीय यूनियन टाइप का, जिस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप के तमाम देशों ने मिलकर यूरोपीय यूनियन, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में एक समय ये देश कितने बड़े बड़े दुश्मन थे, भयंकर नरसंहार किया एक दूसरे का। और लोहिया जी कहते हैं कि और ये लोग बाद में आके मिल गए, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने विश्व की समस्याओं का समाधान कर दिया, यूरोप में तो कर ही दिया। यूरोपियन यूनियन उसी प्रकार से एक परिसंघात्मक शासन निर्माण, यूरोपियन टाइप का एक ओपन सिस्टम, एक परिसंघात्मक शासन का निर्माण करना। विश्व संसद पे क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 बिंदु आप आराम से लिख सकते हैं। अब आते हैं उनकी चौखंबा योजना। समाजवादी विचारों को जाना, विश्व संसद पर उनके विचारों को जाना। अब आते हैं चौखंबा योजना, जो उन्होंने देश के संदर्भ में दिए, भारत देश के संदर्भ में दिए। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने समाजवादी प्रजातंत्र पर बल दिया, ये उनका मूल उद्देश्य था। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में वो 4 चौखंबा योजना का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि एक देश की 4 स्तंभ, चतुर्स्तरीय, ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्रीय शासन, इन 4 स्तरों में बटा होना चाहिए चौखंबा शासन प्रणाली। ग्राम, मंडल अर्थात जिला, प्रांत और केंद्रीय सरकार। इसी संबंध में वो जिक्र करते हैं कि जो जिलाधीश का पत्र है, जिलाधीश अर्थात कलेक्टर, तो वो क्या कहते हैं, ये केंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है, ये केंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है, शोषण का प्रतीक है। इसको जिलाधीश के पद को हटाने की बात करते हैं लोहिया जी। और विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण के क्रम में ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्रीय स्तर पर चौखंबा शासन, चतुर्स्तरीय शासन स्थापित करने की बात करते हैं। और इसी संबंध में वो क्या कहते हैं कि जो लोक कल्याणकारी कार्य होंगे उनका केंद्र, जो लोक कल्याणकारी कार्य होंगे उनका केंद्र गांव होना चाहिए, जो पुलिस कार्य होंगे उनका केंद्र गांव होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के संदर्भ में क्लास में हमने देखा कि उन्होंने ओशियन वेव थ्योरी अर्थात आर्थिक गतिविधियों का, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र ग्राम माना उन्होंने। लोहिया जी भी यही कह रहे हैं कि सभी प्रकार के लोक कल्याणकारी काम और पुलिस का केंद्र बिंदु, मतलब शुरुआती बिंदु गांव होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। वर्तमान में हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था, और पुलिस, तीनों का अभाव दिखता है ग्रामीण स्तर पर। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव दिखता है, लोग गांव में सेवा करना नहीं चाहते, डॉक्टर लोग गांव में जाते नहीं है, सरकार को जबरदस्ती स्थापना करनी पड़ी, पदस्थापना करनी पड़ती है। शिक्षा का निम्न स्तर है ग्रामीण स्तर पर, और पुलिस प्रशासन का भी निम्न स्तर है। पूरा पुलिस प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य का सरकार द्वारा ध्यान केवल शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। लोहिया जी कह रहे हैं कि अगर ग्रामीण स्तर पर पुलिस व कल्याणकारी कामों को प्राथमिकता दी जाएगी तो ग्राम
सामाजिक आर्थिक रूप से उन्नत होंगे। जब ग्रामीण स्तर पर सोशल सिक्योरिटी होगी, सामाजिक सुरक्षा की स्थापना की जाएगी, सोशल सिक्योरिटी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि क्राइम कम होगा, लोगों के बीच भय का माहौल नहीं होगा। आज ग्रामीण स्तर पर लोगों का भय का माहौल है, शहरी लोग ग्रामीण स्तर पर जाने से डरता है, और डर रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था की कमजोरी है, शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी है। ये लोहिया जी का चौखंबा शासन प्रणाली थी, लोहिया जी के द्वारा प्रस्तावित। अब आते हैं उनके द्वारा जो समाजवादी मानवतावाद का सिद्धांत दिया गया। समाजवादी मानवतावाद कि किस प्रकार उन्होंने समाजवाद और मानवतावाद दोनों को मिलाया, वो लोहिया जी क्या कहते हैं कि भारत की मूलभूत समस्या क्या है, तो दो मूलभूत समस्याएं लोहिया जी बताते हैं। लोहिया जी के अनुसार भारत देश की दो मूलभूत समस्याएं हैं, एक तो सार्वदेशिक पुरुष प्रधानता और दूसरा आपत्तिजनक जाति व्यवस्था। दोनों के दोनों ने देश को जकड़ के रखा हुआ है। भारतीय देश की मूल सामाजिक समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं ये दोनों, क्योंकि गरीबी और सामाजिक विभाजन, जैसा कि हम जानते हैं, गरीबी हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार गरीबी और सामाजिक विभाजन आपस में जुड़े हुए हैं। और गरीबी और सामाजिक विभाजन, गरीबी बोले तो आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन बोले तो जातिवाद, नस्ली भेदभाव, ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की दुर्बलताओं पर फल फूल रहे हैं। गरीबी सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है और सामाजिक विभाजन गरीबी को बढ़ावा दे रहा है। सिंपल शब्दों में कहें तो एक दूसरे के मध्य सिंपल शब्दों में कहें तो गरीबी और सामाजिक विभाजन एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। गरीबी सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है, सामाजिक विभाजन गरीबी को बढ़ावा दे रहा है, और एक चक्रीय क्रम चल रहा है जो गरीबी को भी बढ़ावा दे रहा है और सामाजिक विभाजन को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी के समाधान के तौर पर लोहिया जी समाजवादी मानवतावाद की बात करते हैं। लोहिया जी कहते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में गरीबी के खात्मे के साथ ये समस्या स्वतः समाप्त नहीं होगी। हमने भी डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, वो गरीबी पर युद्ध, जब लोहिया जी कहते हैं कि गरीबी पर सभी युद्ध, चाहे हम कितने भी गरीबी हटाने के नारे दे लें, जब तक सामाजिक असमानता और गरीबी आर्थिक असमानता को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबी दूर नहीं की जा सकती। अब आते हैं जो इतिहास के संबंध में लोहिया जी के द्वारा इतिहास का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, या इसको कहें कि गांधीवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण। किस प्रकार लोहिया जी ने गांधीवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण किया, किसी भी तरीके से डिस्कस करें, हम ये सीख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार एक टॉपिक के बिंदुओं को अगर दूसरे टॉपिक में भी आसानी से लिखा जा सकता है, अगर हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करें तो इतिहास का चक्रीय सिद्धांत लोहिया जी ने क्या बताया, इसको देखते हैं। तो लोहिया जी ने अपनी जो उनकी महत्वपूर्ण रचना रही व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में लिखी। ये बिंदु जरूर लिखें आंसर में, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955। इसमें वो क्या कहते हैं, मार्क्स से द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार करते हैं। मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति को स्वीकार करते हैं। और क्या बताते हैं लोहिया जी कि उन्होंने मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसको एक नई दिशा में विकसित किया, गांधीवादी दिशा में। हमने देखा अभी कि किस प्रकार वो मार्क्स को गांधीवाद के निकट लेके आए, मार्क्स को गांधी के पास लेके आए, गांधी को मार्क्स के पास लेके नहीं गए, वो मार्क्स की सोच को उन्होंने गांधीवाद से मिलाया, और इसी क्रम में उन्होंने एक नई दिशा में विकसित की, नई सोच विकसित की, जो कि हीगल और मार्क्स दोनों से अलग थी, और वही है उनकी इतिहास की चक्रीय सिद्धांत, उनकी इतिहास के चक्रीय सिद्धांत की संकल्पना। अब क्या है ये संकल्पना क्या है, तो लोहिया जी के द्वारा जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसका समर्थन किया गया, उसकी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जागरूकता पर अधिक बल देते हैं। जागरूकता, वर्ग संघर्ष की आलोचना करते हैं लोहिया जी, जागरूकता पर बल देते हैं कि इंसान को जागरूक होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जाति, लोहिया जी क्या कहते हैं, जाति और वर्ग के संबंध में, एक तरफ है जाति जो जाति ही नहीं है, जा ही नहीं रही है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और एक तरफ है वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं वर्ग उन्नत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। वर्ग बोले तो
कि हर क्षेत्र के स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं, वर्ग विभाजन है। एक तरफ है जाति, मतलब जन्म आधारित व्यवस्था, लोग काम कर रहे हैं लेकिन जन्म आधारित कामों से बंधे हुए हैं। जैसे कि वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनमें बहुसंख्यक कहें तो या फिर कहें 100% लगभग वाल्मीकि समुदाय जुड़ा हुआ है। तो लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था जो जा नहीं रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है, वो जाति को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि वर्ग सामाजिक परिवर्तनशीलता की प्रक्रिया का प्रतीक है। सामाजिक परिवर्तनशीलता की प्रक्रिया का प्रतीक है वर्ग। मतलब वर्ग ये दिखा रहा है कि समाज बड़ी जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहा है, ओपन सिस्टम, लोगों के पास सामाजिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, जबकि जाति एक रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतीक है। रूढ़िवादी बोले तो कि जन्म जा ही नहीं रहा है, जाति बंध गई है लोगों के साथ, सामाजिक रूप से गरीब बना रही है लोगों को। लोहिया जी कहते हैं कि समस्त मानव इतिहास हमेशा जाति और वर्गों के बीच चक्र के समान घूमता रहा है। वर्ग में जाति मुक्त हो जाती है, वर्ग में जाति मुक्त हो जाती है। जैसे ही आर्थिक उन्नति होती है, आर्थिक समानता की स्थापना होती है, वर्ग में जाति मुक्त हो जाती है, मतलब जाति वर्ग में मिल जाती है, जाति का विनाश होता है। हम देखते हैं इतिहास के संदर्भ में कि जनपद युग के दौरान, भगवान बुद्ध के दौरान, महावीर के युग के दौरान और मौर्य वंश के और गुप्त वंश के युग के दौरान हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का ह्रास होता है। और वर्ण व्यवस्था किस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की कठोरता में कमी आती है और आर्थिक उन्नति होती है। उसके फिर बाद हम देखते हैं कि जो सामाजिक समानता प्राप्त हुई होती है, वर्ण व्यवस्था कमजोर हो गई होती है, वो भी फिर बाद में उभर कर आती है सामने और वर्ण व्यवस्था कठोर होती है, देश के अंदर सामाजिक विभाजन बढ़ता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहें तो इसी जाति, इसी वर्ण व्यवस्था के कारण हमारा समाज बढ़ता चला गया, सामाजिक विभाजन ज़्यादा बढ़ते चले गए। इससे सामाजिक उदासीनता हमारे देश के अंदर सामाजिक उदासीनता फैली, वर्ग बहुसंख्यक आबादी सामाजिक रूप से उदासीन हो गई और जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत विदेशी दासता का शिकार हुआ। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लोहिया जी के विचारों पर तुरंत वापस आते हैं कि किस प्रकार उनके सिद्धांत रिलेटिव हैं। उनके लोहिया जी के हमने चक्रीय सिद्धांत, इतिहास के चक्रीय सिद्धांत को जाना कि किस प्रकार उन्होंने किस प्रकार मार्क्स को गांधी के निकट लेके आए। आगे हमने डिस्कस किया कि जाति रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतीक है और जबकि वर्ग परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। ये हम सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब आते हैं कि सामाजिक परिवर्तन, हमने उनकी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और वर्ग के ऊपर विचारों को जाना। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, समस्याएं उन्होंने डिस्कस की। लैंगिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, जाति विभेद है, नस्ली आधार पर भेदभाव है। इसके समाधान के तौर पर, इन सभी समस्याओं के समाधान के तौर पर देश में जो समस्याएं हैं, लोहिया जी क्या मार्ग प्रशस्त करते हैं सामाजिक परिवर्तन का? तो हम देखते हैं कि उनके द्वारा 3 मार्ग, कुदाल, मतदान और कारावास, अन्याय के पूर्ण शांतिपूर्ण विद्रोही के रूप में स्थायी नागरिक अवज्ञा की अवधारणा दी लोहिया जी के द्वारा। सामाजिक परिवर्तन के लिए स्थायी नागरिक अवज्ञा की अवधारणा दी गई लोहिया जी के द्वारा। और सामाजिक क्रांति के मूल उन्होंने 3 तत्व दिए, कुदाल, मतदान, कारावास। अंग्रेजी में देखें तो हो, डेमोक्रेसी और इम्प्रिजनमेंट। एक क्या है? तो कुदाल कर्मशीलता का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है, कर्मठता का प्रतीक है। मतदान जनतंत्र का प्रतीक है, वैचारिक क्रांति का प्रतीक है, मानसिक क्रांति का प्रतीक है, अपने अधिकारों के प्राप्ति का प्रतीक है। और कारावास बुराई के प्रति प्रतिरोध का सीधा उपाय माना, बुराई के प्रति प्रतिरोध का प्रतीक है। और लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि कुदाल, एक तरफ कुदाल, मतदान और कारावास। लोहिया जी क्या कहते हैं, ये अलग अलग नहीं है। कुदाल कर्मशीलता का प्रतीक है, मतदान जनतंत्र का प्रतीक है और
कारावास बुराई का प्रतीक है, बुराई के प्रति प्रतिरोध का प्रतीक है। और इन तीनों के बीच में एक चक्रीय संबंध है, एक चक्रीय संबंध है इन सभी के बीच में, इन तीनों के बीच में, इन सभी के बीच में पूरकता का संबंध बताते हैं लोहिया जी। वो क्या कहते हैं कि जब कर्मशीलता बढ़ेगी तो अपने लोग विचारों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। मतदान, कारावास, लोग प्रतिरोध करेंगे और फिर कर्मशीलता, एक दूसरे की पूरकता का संबंध स्थापित करते हैं लोहिया जी। ये हमने लोहिया जी के सामाजिक परिवर्तन के विचारों को जाना। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया, तात्कालिकता का सिद्धांत, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, छात्रों में काफी प्रचलित हुआ। इसी के दौरान देखते हैं कि जेपी जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने उनके इसी सिद्धांत को अपनाया, तात्कालिकता का सिद्धांत। अगर समस्या है तो उसका तात्कालिक समाधान किया जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनके इन विचारों को हम चीन के संबंधित नीतियों में भी देखते हैं, जो उनके द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए चीन के संबंधों में, कि किस प्रकार भारत को चीन के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। इस सामाजिक परिवर्तन की पद्धति को हमने देखा। अब आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि जो लोहिया जी की सप्त क्रांति, 7 क्रांतियों की अवधारणा दी गई, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। हमने लोहिया जी के आज की क्लास हमने शुरुआत की थी, तो हमने सबसे पहले जाना कि लोहिया जी ने जो मूलभूत 5 असमानताओं को अपने विचारों में तरजीह दी। वो देश की 5 मूलभूत असमानताएं, समस्याएं मानते थे। उन बिंदुओं को हमने डिस्कस किया, जैसे कि नस्लीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, महिला पुरुष के बीच हीनता का भावना, जाति भेदभाव, औपनिवेशिक कॉलोनाइजेशन इत्यादि इत्यादि। तो उनके द्वारा जो 5 असमानताएं दी गई, उनको दूर करने के लिए 5 क्रांतियां, जो 5 असमानताएं थीं, उनके खिलाफ उन्होंने 5 प्रकार से संघर्ष क्रांतियों का गठन किया और उसमें 2 क्रांतियां और जोड़ दी, 2 कार्य और जोड़ दिए। अब वो कार्य कौन कौन से हैं? छठवां कहें तो छठवां कार्य बना, छठवां क्रांति बनी नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति। निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, सरकार को आम लोगों के निजी जीवन के खिलाफ जो अतिक्रमण किए जा रहा है सरकारों के द्वारा, कानून के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति। और 7वीं उनकी क्या क्रांति बनी? सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग करना। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग करना और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए क्रांति। अब हम उनकी 7 क्रांतियों को डिटेल में जानते हैं कि उनके द्वारा क्या विचार प्रस्तुत किए गए। तो हम देखते हैं कि लोहिया जी ने जो 7 क्रांतियों की अवधारणा दी, 5 असमानताओं को दूर करने के लिए, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 5 असमानताएं तो पहले ही दूर कर चुके थे, पहले ही दूर करने की बात कर चुके हैं लोहिया जी। तो 5 पहले उन 5 असमानताओं की क्रांति को देख लेते हैं। तो स्त्री पुरुष समानता हेतु क्रांति, लैंगिक असमानता दूर करने की बात की, उसके लिए क्रांति करने की बात की। रंग भेद, नस्ल भेद, रंग प्रजाति विभेद पर आधारित राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता, सरकारी क्षेत्र में असमानता है, जो आर्थिक इकोनॉमिक तौर पर असमानता है, और दिमागी असमानता, इसको दूर करने की क्रांति। आज भी हम देखते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग हैं, जैसे कि नागालैंड हुए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जब वो भारत में, उत्तरी भारत में, खासकर उत्तरी भारत में जब वो आते हैं तो उनको चिंकी पोंकी कहा जाता है और तमाम प्रकार से नस्ली टिप्पणियां की जाती हैं। दिमागी असमानता का प्रतीक लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि 7 क्रांतियां, ये रंग भेद, प्रजाति विभेद को दूर करना है, इसके लिए क्रांति करना आवश्यक है। बिना क्रांति के दूरी हो ही नहीं सकती। संस्कार, जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ पिछड़ों के लिए विशेष अवसर हेतु क्रांति। एक तरफ है जातिवाद, जाति जो जाति ही नहीं है, एक तरफ है जाति, और दूसरा है सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक तौर पर पिछड़े और आर्थिक तौर पर पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए वर्ग, उनके लिए अवसर की प्राप्ति हेतु क्रांति, अर्थात आर्थिक व धार्मिक असमानता के खिलाफ। धार्मिक असमानता कहें, जाति, हिंदू धर्म का पार्ट है जाति, इसको दूर करने के लिए क्रांति, और सामाजिक जो आर्थिक रूप से असमानता है, उसको दूर करने के लिए क्रांति। अब चौथी क्रांति देखें, लोहिया जी किस प्रकार बात करते हैं चौथी क्रांति की।
तो विदेशी दासता के विरुद्ध तथा स्वतंत्रता एवं विश्व लोकतंत्र की हेतु क्रांति। ध्यान से सुनिएगा, विदेशी दासता के खिलाफ क्रांति, विदेशी दासता को दूर करने के लिए क्रांति। और हम क्या देखते हैं वर्तमान में कि वर्तमान सरकार में मोदी जी के द्वारा जो नौसेना का झंडा था, नौसेना के झंडे के ऊपर से, जैसा कि हम पूर्व में देखें तो नौसेना का झंडा कुछ इस प्रकार से था, मैं बताता हूं। ये इस प्रकार से, इसको जॉर्ज, ये क्रॉस कहते हैं इसको, ये ब्रिटेन के झंडों में पाया जाता है। जब भारत औपनिवेशिक काल में गुलाम था तब इस प्रकार के, ये उनके क्रूसेड का प्रतीक है, ये क्रॉस। और इसमें क्या होता है कि यहां पर देखें तो इसमें एक झंडा होता है भारत का, यहां पर इस प्रकार झंडा और ये हरा रंग। और पहले क्या होता था, ये उपस्थित होता था। ये क्या था, लोहिया जी क्या कह रहे हैं, विदेशी दासता के खिलाफ क्रांति। और पहले क्या होता था कि ये क्रॉस का निशान भारत के झंडे में, नौसेना के झंडे में होता था। वर्तमान सरकार के द्वारा इसको हटा दिया गया, और इसको हटा के क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। और इसके लिए इसको हटा के शिवाजी द्वारा जो शिवाजी, जो वीर शिवाजी थे, उनके द्वारा जो प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया नौसेना का, उसको इंक्लूड किया गया। वर्तमान में हम देखते हैं कि देर सवेर काम वही किए जा रहे हैं जो महापुरुषों के द्वारा पहले सजेस्ट किए गए, पहले बताए गए, विदेशी दासता के खिलाफ क्रांति के लिए। और वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि वही काम किए जा रहे हैं। आज से 70 साल पहले जो हमारे नेता, महानेता और हमारे विचारक कहे गए, वो आज भी देखिए कितने प्रासंगिक हैं। विश्व में लोकतंत्र की स्थापित होती क्रांति। भारत देश के द्वारा हमेशा ये कोशिश की जाती है कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ क्रांति, आर्थिक समानता के लिए तथा योजनाबद्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्रांति। निजी पूंजी की विषमताओं, वर्तमान में हम देखते हैं कि चाहे भारत हो, भारत की जो टॉप लेवल के जो टॉप अमीर लोग हैं, 1% आबादी है, वो देश की लगभग 32%, लगभग 32%, शायद 33% हो गई होगी, ये आप देख लेना बाद में, लेकिन 32% टॉप के जो टॉप अमीर लोग, जो 1% लोग हैं, वो देश की 32% संपत्ति पर अधिकार रखते हैं। इतना सोशल डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड है। लोहिया जी यही कह रहे हैं कि निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ क्रांति, आर्थिक समानता के लिए क्रांति और योजनाबद्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्रांति। छठवीं क्रांति है, उसको देखें तो लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि निजी जीवन में अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ क्रांति, लोकतांत्रिक पद्धति की स्थापना हेतु क्रांति, हथियारों का प्रसार और सत्याग्रह की क्रांति। हथियारों का प्रसार रोकने के लिए, ये मैं रोकने के लिए नहीं लिख पाया हूं, हथियारों का प्रसार रोकने के लिए क्रांति। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि लोहिया जी बताते हैं कि सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग करना, अहिंसा का मार्ग अनुसरण करने के लिए क्रांति। यही आगे है, इसी पॉइंट है, यही पॉइंट है ये कि हथियारों के प्रसार को रोकना, सत्याग्रह के लिए क्रांति। और वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि सीटीबीटी, रूस और अमेरिका के बीच निशस्त्रीकरण के लिए क्रांति, निशस्त्रीकरण के लिए एक ट्रीटी साइन की जाती है ताकि हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा न दिया जाए। लोहिया जी यही कह रहे हैं कि हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए और सत्याग्रह के लिए क्रांति। ये हमने लोहिया जी की 7 क्रांति की अवधारणा को जाना। अब हम आते हैं, अब हम उनके जो विचार, जो उनके द्वारा विचार दिए गए, उनको बाइंड अप करते हैं, उनको जोड़कर अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी में आप देख लेना, अब उनके राजनीतिक विचार हैं, उनको अब हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उन सभी चीजों को जोड़कर देखेंगे। तो उनके जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण, उन्होंने राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। हमने देखा किस प्रकार वो छोटी प्रौद्योगिकियों, लघु प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हैं, छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं। एशियाई समाजवाद के वहां से बिंदु उठा लेंगे, सभी बिंदुओं को जोड़ तोड़ के लिखेंगे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात की, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण बोले तो चौखंबा योजना बेस्ट एग्जाम्पल, चौखंबा शासन प्रणाली, उनके द्वारा
चौखंबा शासन प्रणाली, चौखंबा शासन, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात की, चौखंबा शासन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की। हमने देखा किस प्रकार वो धर्म और राजनीति की धर्मांधता को बढ़ाने को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद के स्तर पर उन्होंने, अभी हमने देखा 7 क्रांतियों में हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए क्रांति की। विश्व लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, एशियाई समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद के क्रम में भी वो बताते हैं कि राष्ट्रवाद भी इतना अति राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए कि वो जिंगोइज्म, एक जिंगोइज्म कॉन्सेप्ट आता है, तो लोहिया जी कहते हैं कि हमको इतना भी अति राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे देशों के हितों को प्रभावित करने लगे नकारात्मक रूप से। नेहरू जी की वाली क्लास में भी हमने देखा था कि किस प्रकार ये अति राष्ट्रवाद, जैसे कि चीन द्वारा किए जाने वाला, चीन और पाकिस्तान द्वारा अति राष्ट्रवाद ने भारत के लिए नुकसान किया, भारत के लिए एक खतरा बनकर, खतरा रहा था, है और वर्तमान में भी खतरा बन के उभर रहा है, जो पाकिस्तान और चीन का अति राष्ट्रवाद है। सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की पद्धति, हमने देखा कि कुदाल, हमने देखा कि जो सामाजिक क्रांति के परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के जो उनके द्वारा जो साधन बताए गए, उसमें कुदाल, स्वतंत्रता, हमने देखा था 3 साधन देखे थे, कुदाल, स्वतंत्रता और जो तीसरा बिंदु था वो था कारावास। थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन के जो क्या 3 बिंदु थे, थोड़ा मिस कर रहा हूं, सॉरी मतदान था, हम देखें तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के 3 बताए थे, 3 बिंदु, कुदाल, मतदान और कारावास। उन्हीं को यहां जोड़कर देखते हैं, उन्हीं को यहां पर लिख देना है, इन्हीं सब बिंदु को हम लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की पद्धति के रूप में, कुदाल, मतदान और कारावास, ये सब इस बिंदु में आ जाएंगे। इस प्रकार हमने राजनीतिक विचारों को डिटेल में लिख सकते हैं। अगर ये 5 मार्कर में आए तो इन विचारों को लिख देना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अगर 11 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो प्रत्येक बिंदु को डिटेल में, पीछे से हमने किस प्रकार अभी बताया कि उन सभी बिंदुओं को इन बिंदुओं के अंतर्गत जोड़कर लिख देना है। अब आते हैं जो सामाजिक विचार रहे लोहिया जी के, सामाजिक विचार जाति प्रथा का विरोध के रूप में। हमने देखा कि किस प्रकार वो जाति की समाप्ति की बात करते हैं, किस प्रकार उन्होंने बताया कि जो गरीबी है, आर्थिक असमानता है, वो किस प्रकार जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, वो जाति व्यवस्था किस प्रकार गरीबी को बढ़ावा दे रही है। इन दोनों के बीच एक पूरकता का संबंध बनता जा रहा है। अस्पृश्यता का विरोध किया उन्होंने, हरिजनों के मंदिर में प्रवेश की वकालत की, बात की और आंदोलन भी किए इस हेतु। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने, हिंदू मुस्लिम एकता के संवर्धन के लिए काम किया। सांप्रदायिकता, जो धार्मिक आधार पर जो सांप्रदायिकता का बढ़ता हुआ प्रकोप था, उसको नष्ट करने के लिए वो धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं, धर्म और राजनीतिक गठजोड़ को कमजोर करने की बात करते हैं। स्त्री पुरुष समानता के लिए उनके द्वारा कार्य किया गया। अब आते हैं उनके आर्थिक विचारों पर, जो अर्थव्यवस्था के संबंध में दिए। अभी हमने राजनीतिक विचार भी डिस्कस कर चुके हैं, सामाजिक भी, अब आर्थिक पे आते हैं। तो पूंजी का समाजीकरण की बात की उन्होंने, लघु उद्योगों पर जोर दिया, हमने डिस्कस किया अभी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों पर बल दिया, राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। उत्पादन के साधन का लोहिया जी के द्वारा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने की बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि हमने डिस्कस भी किया उनके कथन के माध्यम से कि अगर आर्थिक समृद्धि भले ही आ जाए, बिना आर्थिक समृद्धि भी रहेगी, आर्थिक समृद्धि जो सामाजिक समस्याएं जैसे कि जातिवाद, लैंगिक विभेद, नस्ली भेदभाव, उसको दूर नहीं करेगी। अमेरिका के उदाहरण से समझा। तो इसी को दूर करने के लिए वो क्या कहते हैं कि जो पूंजी के, जो उत्पादन के संसाधन है, पूंजी के संसाधन है, जैसे कि कृषि के पुनर्वितरण की बात की उनके द्वारा, विषमता को कम करने के लिए, यही बंधु सब ग्राम को आर्थिक और सामाजिक उन्नति का केंद्र माना। लोहिया जी की चौखंबा योजना के अंदर हम देखते हैं कि वो ग्राम को देश की एक फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट मानते हैं, और वहां पर लोक कल्याणकारी कार्य, पुलिसिंग, शिक्षा,
स्वास्थ्य, व्यापार, सीधे शब्दों में कहें तो वो लोहिया जी विलेज एंटरप्राइज, विलेज एंटरप्राइज स्थापित करने की बात करते हैं। चीन की केस स्टडी से देखें अगर हम, तो चीन इतना औद्योगिक रूप से उन्नति इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने गांवों को एक उन्नत तरीके से कम्युनिकेशन, गांवों को शहरों के बीच की दूरियां कम कर दी। उसने गांवों को विलेज एंटरप्राइज पर फोकस किया, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए, उन लोगों, गांव के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उन सभी से जोड़ा, तब चीन जाके आर्थिक रूप से डेवलपमेंट कर पाया। और आज हम देखते हैं कि हम विकास की दौड़ में चीन से पिछड़ गए हैं। ये हमने आर्थिक विचार जाने लोहिया जी के। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए आप लिखिएगा, आराम से लिख सकते हैं। अब लोहिया जी का जो समाजवाद के ऊपर विचार थे उनको देख लेते हैं। अगर लोहिया जी के समाजवाद पे क्वेश्चन आ रहा है तो देखते हैं। तो गांधी जी का समन्वय और संतुलन पर बल दिया। हमने देखा कि किस प्रकार वो मार्क्स के विचारों को गांधी जी के निकट लाए, गांधी जी के विचारों के निकट लेके आए, ऐसे ही समाजवाद का प्रतिपादन किया। नवीन समाजवाद उनके द्वारा, जो नव्य समाजवाद 1959 में हैदराबाद में दिया गया, जो समानता और लोकतंत्र की अहमियत बताई लोहिया जी के द्वारा, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया, और चौखंबा योजना, समाजवाद के वाहक के रूप में चौखंबा योजना, ताकि समाजवाद की स्थापना की जा सके, मानवतावादी समाजवाद की स्थापना की जा सके। अगर ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, हम जो पूर्व में पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन सभी पॉइंट्स को डिटेल में यहां लिख सकते हैं। हमने लोहिया जी को काफी डिटेल में डिस्कस किया, हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर किए। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से अलग तरीके से अप्रोच अपनाई। पहले हमने पॉइंट छोटे छोटे बिंदुओं को डिस्कस किया लोहिया जी के, फिर उनको हमने आखिरी में, जैसे कि हमने देखा, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, सामाजिक विचार और उनका समाजवाद, उनमें प्रो दिया। इसी तरीके से हमको यही पैटर्न पढ़ाई का ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि हम विभिन्न छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, छोटे छोटे बिंदुओं को एक मूल आंसर में लिखने की प्रैक्टिस कर पाएं। किस प्रकार हमको एक ही अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग हेडिंग्स के अंदर किस प्रकार लिख सकते हैं। हमने लोहिया जी की क्लास अच्छी से की। लोहिया जी कंप्लीट हो चुके हैं, सभी विचारों को जान चुके हैं। हमने लोहिया जी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक कुछ बिंदु थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो नेहरू जी की क्लास थी, उसके आखिर में मैंने कुछ बिंदु डिस्कस किए थे जो देश की अंग्रेजों द्वारा आर्थिक लूट को बता रहे थे। उसमें मेरे से एक गलती हो गई थी कि जो विलियम डिग्बी, मैंने बताया विलियम डिग्बी ये अंग्रेजी लेखक ही था। वो बताता है, थोड़ी मैं सन में मिस्टेक कर दिया था, उसने बताया था कि 1854 से लेकर 1901 तक, ये 1857 नहीं था, 1854 था। 1854 से लेकर 1901 तक भारत में अकाल के कारण 2.8, जो ब्रिटिश अंग्रेजों की गलत नीतियां थी उसके कारण 2.8 करोड़ लोग मारे गए। और एक और फैक्ट था, जो 1943 में बंगाल में अकाल आया, अंग्रेजों की ही गलत नीतियों के कारण 1943 में जो बंगाल में अकाल आया, उसमें 30 लाख लोग मारे गए थे अकाल के कारण, भुखमरी के कारण। मैं गलत बता दिया था, 23 लाख या जो भी, वो 30 लाख है। और एक और फैक्ट था कि भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर ने जो आंकड़ा बताया था ब्रिटेन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कि जब अंग्रेज आए थे, जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हो रहा था, तो भारत की जीडीपी का विश्व की जीडीपी में योगदान 23% था। और जब अंग्रेज लोग गए अर्थात 1947, तब ये योगदान घटकर 3% बचा। मैं उस क्लास में 30% बोल दिया था इसको, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये 23% है। विश्व की, जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत की जीडीपी का योगदान विश्व की जीडीपी में 23% था। लेकिन जो आर्थिक लूट हुई, जो उत्साह पटनायक जी बताती हैं, 45 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक लूट हुई, 45 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक लूट हुई। उसके कारण भारत की जीडीपी का विश्व की जीडीपी में योगदान घटकर मात्र 3% रह गया। विलियम डिग्बी वाला पॉइंट डिस्कस किया कि 1854 से लेकर 1901 तक 2.8 करोड़ लोग मारे गए, और जो बंगाल में अकाल पड़ा उसके कारण 30 लाख लोग मारे गए। ये सभी पॉइंट थे। लोहिया जी पे आज की क्लास कंप्लीट हुई।
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारे कुलदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।